आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग मैट्रिक के परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है जो कम प्रयास में पूरा का पूरा अंक हासिल किया जा सकता है। ये जो चैप्टर है उपसर्ग जो चैप्टर है हम लोग के सिलेबस का महत्वपूर्ण चैप्टर है जो 10 से 12 मिनट के वीडियो के क्लास में हम पूरा उपसर्ग को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग है क्या। तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक सर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम पहला उप और दूसरा सर्ग। यहां उप का अर्थ है समीप, उप का मतलब है समीप, और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। सृष्टि करना, उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द का निर्माण करना, एक नए शब्द का सृष्टि करना ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का परिभाषा क्या है? तो उपसर्ग वह शब्दांश है, कहने का अर्थ है शब्द का वह अंश है जो किसी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यहां हम लोग को दो शब्द मिला, एक शब्द मिला धातु, एक शब्द मिला क्रिया। तो क्रिया क्या है आप लोग जानते हैं, जिससे काम करने का बोध हो, जैसे पढ़ना, पढ़ना का बोध हो रहा है, एक काम का बोध हो रहा है, तो वो क्रिया। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है और इस क्रिया का मूल जो रूप है उसका मूल रूप है पठ, तो पठ क्या हो गया? धातु हो गया। दरअसल संस्कृत वाले बच्चों को ये बहुत अच्छा से पता होगा कि धातु शब्द रूप क्या होता है। ठीक, तो क्रिया और धातु आप लोग समझ ही गए। उपसर्ग का परिभाषा भी आप लोग जान गए कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अगर हम उपसर्ग को शब्द की दृष्टि से तोड़ के पढ़ें तो उपसर्ग का मतलब उपसर्ग में उप का मतलब है समीप और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। यानी परिभाषा के रूप में हम इसको बांध कर देखें तो किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का सृष्टि करना। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के समीप आकर एक नए शब्द का सृष्टि करता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। इस तरह हम लोग उपसर्ग की परिभाषा को समझ पाए। अब हम लोग ये जानेंगे कि संस्कृत में टोटल कितने उपसर्ग होते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं और वो 22 उपसर्गों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, वि, आ, नि, अधि, अति, अभि, प्रति, सु, उत, उप, परि, दूर, दूस, नीर, निस, अपि। ये टोटल 22 उपसर्ग हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और आपके एग्जाम में क्लास 10 की परीक्षा में इन्हीं 22 उपसर्गों में से किसी से सवाल पूछा जाएगा। यहाँ आपको 22 उपसर्ग दिए गए हैं और प्रत्येक उपसर्ग से 4-4 शब्द दिए हुए हैं। इन उपसर्गों को पढ़ लीजिए और इन उपसर्ग से शब्दों को भी ध्यान में रखे रहिए। बहुत सरल सवाल एग्जाम में पूछता है कि परा उपसर्ग से क्या शब्द बनेगा। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं? कोई शब्द, कोई प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग उस तरह के प्रश्नों को देखें जिस तरह का प्रश्न हम लोग के एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। उन प्रश्नों में अगर हम बात करें तो सवाल ऐसे पूछता है एग्जाम में कि जो उपसर्ग से सवाल कैसे पूछता है, उद्भव में कौन सा उपसर्ग है, उद्भव में कौन सा उपसर्ग है। तो उद्भव शब्द से कोई भी व्यक्ति उद समझने का प्रयास करेगा जो कि गलत है। उद तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा। प्र उपसर्ग क्या है? किसी शब्द के पहले लगता है। उद्भव में प्र है क्या? नहीं है, तो प्र भी नहीं होगा। बच गया मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में है उत, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं।
अब हमें तय करना है कि इसमें क्या इसका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर जानकारी करने के लिए हम सबसे पहले उद्भव को दो भागों में तोड़ेंगे, यानी कि उसका संधि विच्छेद करेंगे। जब उद्भव का संधि विच्छेद हम लोग देखेंगे तो यही मिलेगा उत धन भव। तो उत संधि विच्छेद करने के बाद जो पहला जो पद आया उत, वही उसका उपसर्ग होगा, इसलिए ऑप्शन बी मेरा सही है। और आगे हम देखें कुछ और शब्द हम चर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि एक शब्द आपको यहां मिलेगा, किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है। स्वागत, एक स्वागत एक ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। स्वागत शब्द में सु उपसर्ग मिलेगा क्योंकि इसका संधि विच्छेद सु धन आगत होता है। इसका संधि विच्छेद सु धन आगत होता है। अगर हम कोशिश ये करते हैं कि स्वागत शब्द को देखकर हम उपसर्ग बता दें तो निश्चित रूप से नहीं बता पाते। इसलिए कभी भी आप लोग को कोई भी शब्द मिले और उपसर्ग पहचानने के लिए कह दिया जाए तो स्पष्ट रूप से दिख जाए तो आप लोग उपसर्ग छांट के लगा दीजिए। जैसे कि आपको दे देगा पराजय, पराजय आपको एक शब्द दे दे पराजय, तो आपको दिख रहा है परा उपसर्ग है, इसमें परा उपसर्ग हो जाएगा। आपको दे दे प्रकाश, तो यहां दिख रहा है कि इसमें प्र उपसर्ग आप लगा दीजिएगा। आपको अगर प्रतिदिन मिल जाए तो प्रतिदिनम मिल जाए, आपको प्रतिदिनम मिल जाए तो आप स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा कि यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ प्रति उपसर्ग है। लेकिन अगर शब्द आपको ऐसे दे दे स्वागत, आप पूछ दे स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं? नहीं, आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। सु धन आगत और जो पहला हमारा पद होगा वही हमारा उपसर्ग होगा। अगर आपको ऐसे शब्द मिल जाए प्रत्यय, क्या आप ये बता सकते हैं कि प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? प्र है? नहीं। आप अगर ऐसे बताने का प्रयास करते हैं तो आपका सवाल का जवाब गलत हो जाएगा। आप प्रत्यय का जवाब कैसे दे सकते हैं? इसका संधि विच्छेद करके प्रति धन अय, और संधि विच्छेद करने के बाद स्पष्ट उत्तर नजर आ जाता है। इस प्रकार प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। तो सबसे मेरा सर्वमान्य सलाह यही रहेगा कि आप सब उपसर्ग को जब भी पढ़ें तो 22 उपसर्ग को भी पढ़ें और प्रत्येक उपसर्ग से 2-2, 4-4 शब्द जानकारी जरूर रखें। और किसी भी शब्द से उपसर्ग अगर आप लोग निकाल रहे हैं तो संधि विच्छेद करके ही उपसर्ग पहचानने का प्रयास करें, जिसके कारण उससे लाभ क्या होगा कि आप लोग का एक भी उपसर्ग से सवाल गलत नहीं